बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोसैचराइड क्या होते हैं, ऑलिगोसैचराइड क्या होते हैं या पॉलीमरसैचराइड क्या होते हैं, ये सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट हैज अ एल्डिहाइड और कीटोन, माने दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन से ग्रुप है बेटा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आइदर इन द फ्री स्टेट, और किस स्टेट में, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में, और एज द हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। माने इनमें साफ साफ कह रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्साइड कंपाउंड क्या है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, माने ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में। किसमें बेटा, फ्री स्टेट में। दूसरा एज द हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल, माने एसिटल तो एल्डिहाइड से होता है और कीटल हो जाता है कीटोन ग्रुप से। तो हेमी कीटल और हेमी एसिटल होता है, उसी हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंस हैविंग ए जनरल फॉर्मूला, क्या होता है, CxH2O। यहाँ पे X में 1 2 3 4 5 6 होता है, Y में भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासिफिकेशन है बेटा। कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासिफिकेशन है। 3 क्लासिफिकेशन पहले कौन कौन सा है, पहला है आपका मोनोसैचराइड्स, दूसरा है आपका ऑलिगोसैचराइड और तीसरा है पॉलीसैचराइड्स। माने इनके 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं बेटा। पहला है आपका, ऐसे कह सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के 3 फंक्शन होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन। एक है मोनोसैचराइड्स, दूसरा है ऑलिगोसैचराइड्स। ठीक है बेटा, और तीसरा है आपका पॉलीसैचराइड्स। तो अब इनके बारे में क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। पहला दे रखा है आपको मोनोसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं बेटा। मोनोसैचराइड्स किसे कहते हैं। अब carbohydrate that cannot be hydrolysis to by the simple compound is called a monosaccharide। जो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है एक सिंपल कंपाउंड से, माने एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि आपको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, सिंपल कंपाउंड लगा करके उसे नहीं किया जा सकता है, तो वो मोनोसैचराइड्स में आ जाता है। वो मोनोसैचराइड्स में आ जाता है। मोनोसैचराइड्स विच हैव 6 कार्बन और आर आइदर एल्डिहाइडोसिस और हेक्सोलिसिस। और ये आपका दे रखा है एल्डिहेक्सोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस, माने ये इसके 6 कार्बन आपको इसमें प्रेजेंस मिलते हैं। 6 कार्बन प्रेजेंस मिलते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैल्टोज है। ग्रैक्टोज है, क्या है, ग्रैक्टोज है। ठीक है बेटा, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैल्टोज है, एक्सेट्रा। ये सारे आपको किसमें, मोनोसैचराइड्स में मिलते हैं। दूसरी बात, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये भी प्रेजेंट होते हैं, और 6 कार्बन होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेटोज में प्राप्त होते हैं। अगला कहता है ऑलीसैचराइड्स क्या होते हैं बेटा। ऑलीसैचराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10 मोनोसैचराइड यूनिट।
ओलिगोसैचराइड्स में माने दो से 10 तक मोनोसैचराइड यूनिट पाए जाते हैं ऑन द हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस करने पर वही क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैचराइड्स कहलाते हैं। इसे भी बहुत सिंपल हो गया ये कि इसमें 2 से 10 तक मोनोसैचराइड्स के यूनिट्स पाए जाते हैं। मोनोसैचराइड्स बेटा क्या थे, जिसमें आपके 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। 6 कार्बन के साथ एल्डोहाइसिस एंड कीटोहेलोसिस ये दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और गैलेटोज होता है। और ओलिगोसैचराइड्स में क्या होता है, जिसमें यर्ड्स में 2 से 10 तक मोनोसैचराइड्स के यूनिट पाए जाते हैं, मोनोसैचराइड्स के यूनिट पाए जाते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब उस पर हाइड्रोलाइसिस होता है, तब क्या हो जाता है, तब क्या हमें मिलता है, ओलिगोसैचराइड्स हमें प्राप्त होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड द डिसैचराइड्स ट्राइसैचराइड्स and tetrasaccharides etc depending upon the number of monosaccharides they are provided on the hydrolysis। जब इनमें हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड करवाया जाता है तो ये क्लासिफिकेशन होते हैं। अब ये कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला बेटा आपने क्या देखा, डिसैचराइड्स, ट्राइसैचराइड्स एंड टेट्रासैचराइड्स। डिसैचराइड में सिंबल 1 होगा, इसमें 3 हो सकते हैं और इसमें 3 से ज्यादा सैचुराइड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग किस पर करता है, मोनो और मोनोसैचुराइड्स, डिपेंडिंग किस पर करता है, मोनोसैचुराइड पे। कब, जब हम प्रोवाइड करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस पर, तब आपको पता चल जाएगा कि इनके क्लासिफिकेशन कैसे हो सकते हैं। ये डिससैचुराइड्स हो सकता है, टेट्रासैचुराइड्स हो सकता है या ट्राइसैचुराइड्स हो सकता है। क्लियर है बेटा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे 2 मोनोसैचुराइड यूनिट ऑब्टेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डिससैचुराइड्स मे बी सेम और डिफरेंट, माने सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब वो 2 मोनोसैचुराइड्स के यूनिट पर, 2 मोनोसैचुराइड यूनिट पर ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन करके हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो वो डिससैचुराइड में भी सेम हो सकते हैं या डिफर भी हो सकते हैं। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, जिसमें सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज ये आपको प्रेजेंट होते हैं, माने ये आपको मिलते हैं, जिसके ये एग्जाम्पल है। सुक्रोज भी हो सकते हैं, मेल्टोज भी हो सकते हैं और लैक्टोज भी हो सकते हैं। ये आपके थे ओलिगोसैचराइड्स के और ये थे मोनोसैचराइड। आपने ओलिगो और मोनोसैचराइड दोनों में ही आपने कंफर्म कर लिया होगा क्या क्या होता है। मोनोसैचराइड आंखें बंद करके अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा। मोनोसैचराइड्स में पहला क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन के साथ साथ उनमें एल्डिऑक्सिस होते हैं और कीटोलॉक्सिस होते हैं। एल्डिऑक्सिस, कीटोलॉक्सिस में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैल्टोज। और ओलिगोसैचराइड्स में आपके 2 से 10 तक मोनोसैचराइड्स के यूनिट पाए जाते हैं। जब उन पर क्या किया जाता है, उन पर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब, तो वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैचराइड्स कहलाते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब उन पर माने हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वो उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन डिससैचुराइड्स, माने 1 पाया जाए, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, डिस हो सकते हैं, ठीक है। और ट्राइसैचुराइड्स माने 3 इसमें पाए जाएंगे और उसमें टेट्रा 3 या 3 से ज्यादा टेट्रासैचुराइड्स पाए जाएंगे। डिपेंडिंग किस पे करता है, डिपेंडिंग उनके मोनोसैचुराइड्स पे करता है, कितने मोनोसैचुराइड ले रखे हैं और कितने पर हाइड्रोलाइसिस किया गया है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है बेटा 2 मोनोसैचुराइड यूनिट पर जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डिससैचुराइड सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। जैसे आपके कौन कौन से सुक्रोज होते हैं, मेल्टोज होते हैं और लैक्टोज होते हैं। सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज होते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कहते हैं बेटा, नेक्स्ट कहते हैं आपका, नेक्स्ट आता है पॉलीसैचराइड्स। नेक्स्ट आता है बेटा पॉलीसैचराइड। पॉलीसैचराइड किसे कहते हैं,
पॉलीसैचराइड कहते हैं अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू मैनी सैचराइड्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीसैचराइड्स। अरे बेटा पॉलीसैचराइड से ही आप समझ सकते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे सैचराइड के साथ जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैचराइड्स कहलाएगा। समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में आप देखेंगे जब कार्बन दैट कैन बी हाइड्रोलाइसिस, कार्बन के कार्बोहाइड्रेट में जब बहुत सारी कैन भी हम करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो मोनोसैचराइड्स आपके मैनी सैचराइड्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मोनोसैचराइड्स मैनी बहुत सारे पाए जाए, तो आप ये समझ लेना वो कौन से होंगे, पॉलीसैचराइड्स। क्लियर है बेटा? अब पॉलीसैचराइड्स में कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल में स्टार्च, सुक्रोज, सेलुलोज, सॉरी स्टार्च और सेलुलोज। एडिडाइसिस में देख लीजिए, एडिडाइसिस में देख लीजिए, मोनोसैचराइड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एडिडाइसिस। मैंने बताया था, ऊपर ही बता दिया था आपको कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से कंटेन करेंगे तो एडिलाइसिस बन जाएगा, और जो कीटोन ग्रुप से कंपेयर करेंगे या कीटोन ग्रुप से कंटेनिंग करेंगे तो वो कीटोलाइसिस बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है शुगर और नॉन शुगर। अब आता है टॉपिक शुगर और नॉन शुगर। बोथ मोनोसैचराइड और ऑलिगोसैचराइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water, sweet in taste. Those are collective माने क्या, स्वीट टेस्ट में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, और सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। वाटर में वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज आपकी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये भी कहता है शुगर में क्या है, बोथ मोनोसैचराइड्स जो एक सैचराइड्स होते हैं या ऑलिगोसैचराइड्स माने एक से दो अधिक सैचराइड्स हो जाते हैं, आर क्रिस्टलाइन माने किस में होते हैं, क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं, सॉलिड शेप में होंगे, सॉल्वेंट इन वाटर होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा, टेस्ट में भी स्वीट होंगे, दोज आर कलेक्टिव नोन एज द शुगर। और यही कलेक्टिव क्या नोन जानते हैं हम, किनके बारे में जानते हैं, शुगर बारे में, माने स्वीट मीठा। जैसे पॉलीसैचराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैचराइड आर द amorphous and springily soluble, amorphous and springily soluble in water। ये किसमें होते हैं, सॉल्युबल किसमें होते हैं, वाटर में। दे टेस्टलेस, इनका क्या होता है, जो पॉलीसैचराइड्स होते हैं, मोनोसैचराइड में तो आपको स्वीट होता है, टेस्ट में स्वीट होगा, दूसरी बात क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तीसरी बात सॉल्युबल इन वाटर होगा। लेकिन पॉलीसैचराइड सॉल्युबल इन वाटर तो है, लेकिन क्या होगा, टेस्ट लेस होगा। क्या होगा बेटा, टेस्ट लेस होगा, स्प्रिंगली होगा और एमोफोरस होगा। इज नॉन एज द नॉन शुगर। वो कैसे होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, उनके हम क्या जानते हैं, नॉन शुगर होते हैं। क्लियर है बेटा? अगला देखते हैं, अगला बेटा अब ये कहता है बेटा, अब ये कहता है आपका कि मोनोसैचराइड, अब देखिए ये कहता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ये साफ कहता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का बेटा क्या है, रिड्यूसिंग किसे कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, वो भी शुगर में जो रिड्यूस हो जाते हैं और नॉन रिड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा? एक सेकेंड, देखिए बेटा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, द सैचराइड्स दैट रिड्यूस फ्लेविंग रिगेंट्स एंड टॉलेंट्स रिगेंट्स। कैसे होते हैं बेटा, फ्लेविंग रिगेंट्स होते हैं, फ्लेविंग रिगेंट्स होते हैं और टॉलेंट रिगेंट्स होते हैं, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर।
वो रिड्यूस शुगर कहलाती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और नॉन रिड्यूसिंग में कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग में देख लीजिए, एक सेकंड, उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है बेटा? फैबलिंग रिगेंस होता है और टॉलरेंस रिगेंस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में ऑल मोनोसैचुराइड्स वेदर एल्डोस एंड कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर। जो मोनोसैचुराइड्स में एल्डोस और कीटोस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आर रिड्यूसिंग होते हैं, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, मेनोलोज होता है और लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। क्लियर? अब आता है मोनोसैचुराइड्स में ग्लूकोज, ग्लाइकोज, हाँ ग्लूकोज है बेटा, मोनोसैचुराइड्स में ग्लूकोज, मोनोसैचुराइड्स में ग्लूकोज। बंद कर। रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग में आपको बेटा समझ में आ गया होगा। जो ऐसे सैचुराइड्स होते हैं, कैसे बेटा? सैचुराइड्स दैट रिड्यूस फ्लैविंग रिगेंट्स एंड टॉलरेंस रिगेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जैसे ऑल मोनोसैचुराइड्स वेदर, उनका वेदर कैसा होता है? एल्डोज होता है, कीटोज होता है, आर रिड्यूसिंग इन फ्रक्टोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, मेनलोज होता है एंड गैल्कोज होता है। क्लियर? अब आता है मोनोसैचुराइड्स। मोनोसैचुराइड में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? कैसा एक्ट है इसका? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस बोथ फ्लैमिंग सॉल्यूशन, किसमें रिड्यूस कहां पे होता है? दोनों कहां रिड्यूस होते हैं? फ्लैमिंग सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, उसमें ये क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। कौन? मोनोसैचुराइड में कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूस विद फ्लैमिंग सॉल्यूशन एंड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, किसमें होते हैं? दोनों में होते हैं। फ्लैमिंग एजेंट में भी होते हैं सॉल्यूशन में, और दूसरा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में भी रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों में ही हो जाते हैं। अब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है? ग्लूकोज इज द स्वीट इन टेस्ट, ये तो सभी को पता है, ग्लूकोज जितना स्वीट टेस्ट होता है। एंड ऑल्सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 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 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये कैसा ऑप्टिकल एक्टिविटी करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी के स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे। जैसे ग्लूकोज शो द म्यूट्रो रोटेशन, ये म्यूट्रो रोटेशन में होते हैं। जैसे कि आप देखिए इनके स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड और H। यहां पे H हो गया, यहां पे OH अटैच होगा, यहां पर OH अटैच होगा, यहां पे तो H अटैच होगा, यहां पर OH और यहां पर H, और यहां पर आपका OH, यहां पर भी H, ये और लास्ट में होता है C2H2OH, CH2OH। ये D ग्लूकोज में आता है,
डी ग्लूकोज में आता है। ठीक है बेटा। इसका अब आता है एनोमेरिक कार्बन, जो ओ डी अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूको प्राइनोज में आता है, जो 36% होता है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। उसका स्ट्रक्चर देखिए। उसका स्ट्रक्चर है ये, यहां पे बेटा अटैच होता है इस पॉइंट से ऐसे, H होता है, यहां OH अटैच होता है, और यहां पे हो जाता है यहां पर आपका OH, ये हो जाएगा H, और यहां पे हो जाएगा HO, यहां पे हो जाएगा H, यहां पे हो जाएगा H आपका, और यहां पे OH। और इससे, इस H से यहां से ये O अटैच होता है इससे, और यहां से। इसे कहते हैं एनोमर्निक एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है बेटा। और नीचे होता है CH2OH, CH2OH। इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूको ग्लूकोफाइनोस, ग्लूकोफाइनोस। इसका 36% होता है, ये होता है आपका 36%। क्लियर हो गया बेटा। अब आता है आपका बीटा डी ग्लूकोपाइनोसिस, जिसमें 64% होता है। इसका क्या होता है, यहां से OH कनेक्टेड होता है H के द्वारा, यहां पर होता है आपका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, HO होता है, प्लस यहाँ पे H होता है, और यहाँ पे HOH, और यहाँ पे आपका होता है एक H यहां से जुड़ा होता है, और ये O इससे वैसे ही जुड़ा होता है ऐसे, और नीचे होता है CH2OH। इसे कहते हैं बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी